And welcome back to SK1X and we're back again with another video of mine. And कल था CBSE का बोर्ड का एग्जामिनेशन फॉर मैथमेटिक्स, लेकिन ये वीडियो हम लोग आज बना रहे हैं माइक खराब होने की वजह से. सो वी आर स्टिल गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड हम लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि एक्चुअल में मुझे लगता है गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर अस फॉर सम रीजंस. एंड द प्राइमरी रीजन विल बी कि यहाँ पे हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे हैं बल्कि हम लोग यूट्यूब पे एंड वेल वी कैन सर्टेनली लर्न समथिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम्स. सो नॉट ऑल ऑफ देम, ऑफ कोर्स जो प्रॉब्लम्स मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं, जो कि मुझे लगते हैं दैट वेल वी कुड सर्टेनली सॉल्व देम इजीली एंड समथिंग फन ऑफ इट, राइट. सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, लेट्स जस्ट सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दैट गोज दैट इफ a particular matrix is a scalar matrix then the value of a plus 2b plus 3c plus 4d is. एंड ये मैट्रिक्स है हमारे यहाँ पे a b 0 c d 0 0 0 5. तो अगर ये हमारे एक स्केलर मैट्रिक्स है एंड यू नो हाउ स्केलर मैट्रिक्स गोज वेल, उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं एंड बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं. तो अगर ये एक स्केलर मैट्रिक्स है तो हमसे पूछा गया है a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d क्या होगा. For it to be a scalar matrix, a, d and 5 सारे इक्वल होने चाहिए. The principal diagonal elements, तब a equals d equals 5. Well, बाकी सारे elements, so including b and c 0 होने चाहिए. Now a plus 2b plus 3c plus 4d. So 2b and 4d you clearly know will be 0 in that case. तो यहाँ पे जो टोटल हमें मिल जाएगा दैट इज ओनली 25, राइट. तो हमें यहाँ पे अपना आंसर मिल गया 25 विच इज ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. वेल नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है दैट इज a इनवर्स इक्वल्स 1/7 ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स A is. वेल यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है 2 - 3 1 2, इसका डिटर्मिनेंट ही 7 है. सो आई थिंक दैट बिकम्स वेरी ऑब्वियस what the answer is going to be. Never, so we can just go ahead with, हम लोग 6th प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल 2x विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोनेंशियल x's. वेल एक्सपोनेंशियल 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोनेंशियल x, तो एक्सपोनेंशियल 2x को मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल x प्लस x विच इज एक्सपोनेंशियल x टाइम्स एक्सपोनेंशियल x. एंड उसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल. सो पहले इसे बाहर रखेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, देन इसे एंड कंसिडरिंग द सिमेट्री ऑफ द वेल इक्वेशन एक्सप्रेशन इटसेल्फ, दिस जस्ट बिकम्स 2 एक्सपोनेंशियल x, राइट. सो दैट इज 2 एक्सपोनेंशियल x. ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. वी कैन गो अहेड विद 7th प्रॉब्लम and this is for what value of k the function given below is continuous at x equals 0. So a function of x is square root of 4 plus x minus 2 over x for x doesn't equal 0 and k for x equals 0. तो k की क्या वैल्यू होगी कि अगर ये कंटिन्यूस, इस फंक्शन को कंटिन्यूस होना x equal 0 पे. So you know that the limit for this expression as x approaches 0 should equal for this, and well x equals 0 यहाँ पे रखा गया है, so the limit as x approaches 0 very well becomes this expression k itself, जो कि एक constant माना गया है cause for what value of k, so that's certainly a constant. तो हमें पता है कि तब k हमारे इक्वल हो जाना चाहिए the limit as x approaches 0 of this expression right here is square root of 4 plus x minus 2 over x. अब यहाँ पे एल हॉपिटल्स रूल हमें यूज करना पड़ेगा फॉर द रीजन कि अगर मैं x इक्वल 0 सीधे अपने एक्सप्रेशन में रखता हूँ, सो इट्स लाइक दिस विल हैपन टू बी 2 - 2 over 0, सो दैट 0 over 0, एंड जो कि क्लियरली एक प्रॉपर आंसर हमारा नहीं होगा, इट्स एन अनडिफाइंड आंसर. लेकिन द फैक्ट इज कि अगर आपके पास किसी भी लिमिट के सिचुएशन में टॉप एंड बॉटम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में जीरोस आ जाते हैं या फिर दोनों में इन्फिनिटीज आ जाते हैं, उस केस में यू आर सपोज टू यूज द एल हॉपिटल्स रूल एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो दिस शुड जस्ट बी इक्वल टू द लिमिट एज x approaches 0 द डेरिवेटिव ऑफ दिस ओवर द डेरिवेटिव ऑफ दिस. इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वेल d over dx of root of 4 plus x, that just becomes d over dx
ऑफ डी रूट 4+x ओवर डी 4+x टाइम्स डी 4+x ओवर dx, जो कि लाटर टर्म हमारा सिर्फ 1 होगा. सो दिस इज 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4+x. इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा. सो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4+x. अब यहाँ पे आफ्टर कैरिंग आउट द डेरिवेटिव्स ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हम लोग इसको देखें. सो इट क्लियरली जस्ट बिकम्स 1/4 इन दिस केस. यहाँ पे हम लोगों ने x = 0 रखा. सो इन दैट केस वी गेट टू 1/4, जो कि हमारी वैल्यू ऑफ k होगी इन दिस केस. एंड 1/4 दैट इज ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. दैट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉब्लम 9th. द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy plus y dx = 0 इज x dy plus y dx equals 0. कुछ ऑप्शन सर्टेनली गिवन है. इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? सो इट गोज समथिंग लाइक दिस कि आपने लिख दिया x dy equals minus y dx. well that would imply that dy over y equals minus dx over x and then you integrate it. आपको पता है कि इंटीग्रेशन के बाद कुछ लॉगरिथम्स यहाँ पे आ जाएंगे. सो यू माइट थिंक दैट वेल ऑप्शन डी जो हमारा होगा log y equals log x plus c, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए because that is the one involving logarithms. But I don't really think that is the case. वो केस नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगर आप अब इसे इंटीग्रेट भी करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेटिंग दिस, then that's the natural log of, लेकिन यहाँ पे सिर्फ logs लिखे हैं. So let's just go ahead with that. log y should equal minus log. So here's minus log of x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैं इसे c1 लिख देता हूँ, राइट? क्योंकि यहाँ पे भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, उधर जाएगा. So that's just another constant. Then in this case you can certainly write that log of y plus log of x should be equal to c1, in which case log of y times x should equal c1. मतलब y times x और x times y should be exponential of c1 and a constant का exponential is going to be another constant. So let's write it c. So इस केस में जो एक्चुअल हमारा आंसर होगा that is option A, whereas you might have thought कि log y equals log x plus c, क्योंकि that is the one involving logarithms जो कि इसके integrals होते हैं. So these must be the correct, लेकिन that is not correct. You know the reason for that you might consider is कि log y equals log x plus c में आपका log y एक साइड ऑफ द इक्वेशन पे है, LHS पे है, log x दूसरे साइड पे. बट व्हेन यू एक्चुअली पुट देम इन दिस फॉर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, हमें मिला है कि यहाँ पे एक्चुअली एक माइनस इन्वॉल्व हो रहा है. नाउ वी कुड आल्सो हैव अ लुक एट 11th प्रॉब्लम हियर इज, एंड ये जो हमारा प्रॉब्लम है दैट इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर टू वेक्टर्स सच दैट द mod of a equals 1, mod of b equals 2, then a and a dot b equals √3, then the angle between 2a and minus b is. तो यहाँ पे आपके पास दो वेक्टर्स हैं. तो पहले आपके पास पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 बताया गया, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताया गया as 2. Then you have been told that the scalar product is √3. सो इस केस में आपको क्लियरली पता है स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा. पहले का मैग्नीट्यूड टाइम्स दूसरे का मैग्नीट्यूड टाइम्स द एंगल बिटवीन देम, सॉरी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. सो दैट इज √3. इसका मतलब क्या कि अगर ये 1 है ये 2 है, सो cos थीटा इज √3/2, मतलब आपका थीटा cos इनवर्स √3/2 इज π/6 रेडियंस, मतलब 30 डिग्रीज. तो अगर ये है एंगल बिटवीन ए एंड बी का, एंड आपसे पूछा गया 2a एंड माइनस बी का, सो से दिस इज वेक्टर ए and this is vector b. तो आपको क्लियरली पता है कि वेक्टर 2a इसी डायरेक्शन में होगा, वेक्टर 2a इसी डायरेक्शन में होगा, जस्ट डबल द मैग्नीट्यूड, माइनस वेक्टर b इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो अगर ये आपका एंगल π/3 हो जाता है, तो आपका ये एंगल कितना होगा, पाई विच इज 180 डिग्रीज माइनस π/3, सॉरी π/6, पाई माइनस π/6, सो दैट्स 5π/6. मतलब आपका ये जो एंगल अल्फा होगा दैट इज पाई माइनस थीटा हैज टू बी 5π/6.
6, राइट। तो ये इस केस में हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दस 5/6 और 5π/6 ऑप्शन सी। यहाँ पे जो हमारा 12th प्रॉब्लम है एंड दैट इज vectors, the vectors, so some vectors are given a, b and c represent the sides of an equilateral triangle, an obtuse angle triangle, and isosceles triangle, a right angle triangle. तो यहाँ पे जो vectors हैं, these are vector a equals to I cap minus j cap plus k cap, b equals I cap minus 3j cap minus 5k cap, c equals minus 3I cap plus 4j cap plus 4k cap। तो ये किस काइंड के ट्राइंगल के साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं? पहली चीज इनके मैग्नीट्यूड ढूंढ लेते हैं। तो a का जो मैग्नीट्यूड होगा विल इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 + 1 + 1 दैट्स √6। b का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट वुड बी √1 + 9 + 25, so 25 and 9 as far as I remember is 34, so this is the square root of 35। c का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट वुड बी square root of 9 + 16 + 16, so that's 9 + 32, that's square root of 41। तो इस केस में अगर देखा जाए यू कैन क्लियरली सी अ वेरी नाइस थिंग राइट हियर कि अगर मैंने मॉड ए स्क्वेयर को ऐड किया मॉड बी के स्क्वेयर से, सर क्लियरली सेम कि ये मॉड सी के स्क्वेयर के इक्वल हो रहा है। मतलब अगर आपका वेक्टर ए एक साइड है, वेक्टर ए यहाँ पे है एंड आपने इसे स्ट्रेट अप ऐड कर दिया वेक्टर बी से, सो अगर ये यहाँ पे होगा देन क्लियरली आपको पता है कि वेक्टर सी कुछ आपको ऐसा मिल रहा है इफ यू आर एडिंग अप देम अप लाइक दैट। सो दिस आई जस्ट गेट फ्रॉम हियर कि आपका 6 + 35 तो 41 होता है। मतलब वेक्टर ए एंड बी एंड सी आपके एक राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट तो ये हमारे इस केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। दिस कुड बी अ 13th प्रॉब्लम। लेट ए बी एनी वेक्टर सच दैट मॉड वेक्टर ए इक्वल्स ए द वैल्यू ऑफ, तो पहले ये मैं इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ। इस मैग्नीट्यूड को कुछ ऐसा बताया गया एंड किसकी वैल्यू पूछे गए? मॉड ए क्रॉस आई कैप स्क्वेयर प्लस मॉड ए क्रॉस जे कैप स्क्वेयर प्लस मॉड ए क्रॉस के कैप स्क्वेयर। सो आई थिंक दिस इज वेरी एविडेंट कि यहाँ पे ये जो आपकी वैल्यू होगी ये ए स्क्वेयर के ही इक्वल होगी। ये ए स्क्वेयर के इक्वल क्योंकि वी आर ऑफ कोर्स गोइंग टू सॉल्व इट। लेकिन अगर आप एक चीज देखो, ए क्रॉस आई कैप आपका रिप्रेजेंट करेगा एज the component of vector A in the direction in the plane perpendicular to I cap. A cross J cap represent करेगा the component of vector A in direction perpendicular to the in plane perpendicular to J cap. And similarly for K cap. तो अगर आपके तीनों perpendicular, since I cap, J cap, K cap खुद perpendiculars हैं, तो इनके perpendicular planes के आप components ऐड करोगे तो आपको and square करके ऐड करोगे, so since they are already perpendicular, it is very evident कि आपको magnitude of this vector का square ही मिल जाएगा। But we could still go ahead like this कि आपने मान लिया कि A cross I cap आपका क्या मिलेगा? Well, mod of A cross I cap, just consider, and that would be mod of vector A will A times I cap का तो 1 ही होगा times में, well here we have angles, so इस angle को हम लोग क्या लेते हैं? Well, this is cos of for an angle theta। अगर ये theta angle ये particular vector बना रहा है with the x axis and let's say ये जो plane है ये phi, ये जो plane है ये आपका फाई एंगल बना रहे विद द जेड प्लेन फॉर इंस्टेंस। उस केस में ये जो क्वांटिटी होगी कुछ ऐसी हो जाएगी, जो ए क्रॉस जे कैप होगा ये क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा
cos फाई अगर एक्स वाई प्लेन z कैप के साथ एंड हमारी z एक्सिस के साथ फाई एंगल बनाते हैं एंड ये जो हमारा जो लास्ट बेसिकली कंपोनेंट हो जाएगा, सो दैट्स ए मॉड ऑफ ए क्रॉस के कैप, दैट वुड बी a in this case cos theta, क्योंकि cos theta sin theta, theta is the angle that this particular vector is making either with the x axis, right? तो यहाँ पे डिफरेंट प्लेन है, दिस इज सोनली sin phi। आपने इन सबको स्क्वेयर करके ऐड किया, जब स्क्वेयर किया दिस इज ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर फाई प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर फाई, ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर कॉमन लिया, ये दोनों टर्म्स ऐड होके 1 हो गए। देन यू हैव ए स्क्वेयर cos square phi plus a square sin square phi, which again on addition gives you only a square by cos square theta plus sin square theta equals 1। तो ये जो आपका फाइनल वैल्यू होगा ये a स्क्वेयर ही होगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो इन दैट केस यू हैव ऑप्शन ए एज योर फाइनल आंसर। तो हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स इसमें अटेम्प्ट करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पॉज द वीडियो एंड रिबॉल। ऑलराइट, नाउ वी बैक वंस अगेन। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं दैट दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1, 0 एंड पैरेलल टू y एक्सिस इज। तो यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन हमें लिखना है, दिस इज द 14th प्रॉब्लम एंड वेल ये जो हमारा यहाँ पे बताया गया है कि एक लाइन है जो कि 1, -1, 0 से पास करिए, सो दैट वुड गो लाइक दिस। वी हैव एक्स एंड वाई एक्सेस, तो ये हमारा अगर ओरिजिन होता है 1, -1 वुड बी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, तो इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, इसका मतलब क्या है? एंड अगर ये वाई एक्सेस के पैरेलल है, सो लेट्स से अगर ये वाई एक्सेस के पैरेलल है, दिस इज हाउ द लाइन वुड लुक लाइक। इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या होगी? वेल कुछ यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस देखें। आई थिंक इन सच सिचुएशंस इट विल ओनली बी बेटर टू लुक एट द ऑप्शंस एंड सॉल्व अकॉर्डिंगली। इट्स लाइक आपके कुछ ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन में अगर आप देखो के कैप आपका सिर्फ एक इन वन ऑफ द ऑप्शंस आपका गिवन है, एंड व्हाट इज विल दैट ऑप्शन? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्या के कैप इस केस में एग्जिस्ट करेगा? वेल सिंस ये एक लाइन है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड ये लाइन ऑब्वियसली किसी प्लेन में भी एग्जिस्ट कर सकती है, इट्स लाइक गोइंग आउट 3 डायमेंशनली। ऑफ कोर्स द लाइन इटसेल्फ इज 1 डायमेंशनल, लेकिन गोइंग आउट इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। बट द फैक्ट कि ये यहाँ पे पैरेलल है वाई एक्सिस के एंड इट इज गोइंग लाइक इट इज एट 0 राइट हियर। व्हाट डज दिस मीन? क्या के कैप के क्या किसका के कंपोनेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं? वी कैन सॉल्व इन दिस केस, राइट? हाउ वी कैन सॉल्व इज कि अगर हमें इसका वेक्टर इक्वेशन लिखना है, सो इट्स लाइक assume from here you are going, ये इसका इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। what will be will the position vector of this point or maybe the position of vector of this point itself। ये जो आपका पॉइंट है इसको अगर मैंने लिखने की कोशिश किया that it is 1, -1, 0, that directly translate to I cap and -j cap and will 0 k cap, right? तो मैंने इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड किया, सो इट वुड गो लाइक, अगर इसे मैंने पॉइंट P कहा है, सो पॉइंट P वुड बी लाइक आई कैप, यहाँ पे आपने लिख लिया -j कैप एंड +0 k कैप। लेकिन अगर मुझे एक जनरल पॉइंट तक जाना है, मे बी दिस पॉइंट, then what would be the case? So in that clearly हमें एक स्केलिंग फैक्टर, एक अलग स्केलिंग फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी फॉर द रीज़न कि यहाँ पे जो वर्टिकल यहाँ पे ये वाले जो कंपोनेंट होंगे डिस्टेंस टू द वेल एक्स एक्सिस फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज पैरेलल, ये डिस्टेंस टू द एक्स एक्सिस मतलब दिस थिंग राइट हियर, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी -j कैप। बट दिस पर्टिकुलर थिंग, सॉरी इट इज़ गेटिंग रियली कंफ्यूजिंग राइट हियर। अगर आपका ये 1 है, ये -1 है, ये 0 है एंड इट इज़ पैरेलल टू द वाई एक्सिस राइट हियर, ये डिस्टेंस आपका हमेशा कांस्टेंट होगा, ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा, ये डिस्टेंस वैरी कर रहा है, सो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी आई कैप राइट हियर। यहाँ पे हमें स्केलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इन विच केस यू आर क्लियरली सीइंग कि आपका जो हो जाएगा आपका प्रॉपर इक्वेशन, इट कैन ऑलवेज गो लाइक जो हमारा पहला ऑप्शन है, लेट्स जस्ट लुक एट द ऑप्शंस, आई कैप -j कैप प्लस
lambda I cap minus j cap. There would be r equals I cap minus j cap plus lambda j cap. Now here अगर इसमें आप देखो, so this does involve the lambda factor and I think this is the only equation जो कि purely j cap में lambda factor को involve करते हैं, except the option number D which doesn't involve I cap और k cap, which is of course wrong because इस point पे तो आपको clearly पता चल रहा है that this is particularly really this at all points has this constant I right here. इसका मतलब आपका यही जो ऑप्शन होगा यही करेक्ट ऑप्शन होगा because you are clearly seeing यहाँ पे only I cap you have right here, j cap involved है but there is also it with the sum of another j cap which has been scaled by a factor lambda which we do not know of course, or we need more information on the line itself to know what this lambda thing actually is. So that was I would really say a good question to solve. यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन देखें, अगर 18th प्रॉब्लम देखते हैं. So it's like the function f of x equals kx minus sin x is strictly increasing for k greater than 1, k lesser than 1, k greater than minus 1, k lesser than minus 1. तो अगर ये strictly increase कर रहा है, so it goes like df over dx पॉजिटिव होगा. So df over dx which equals k minus cos x should be greater than 0 or k should be greater than cos x, and the fact that it is strictly increasing, so you have for certain value of k या फिर for certain maybe range of k जिसमें ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है, तो ये आपकी क्या वैल्यू होगी. तो अगर मैंने यहाँ पे cos x की मैक्सिमम वैल्यू रख दिया एंड आई से कि k की वैल्यू इस मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर होगा, then it is always going to be the case कि ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, क्योंकि in that case it is always going to be k minus cos x is always going to be greater than 0. So you have its maximum value जो कि 1 होगा, मतलब आपका k greater than जब 1 होगा तो इस केस में फॉर k greater than 1 whatever its value should be just greater than 1, तो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा. तो ऑप्शन ए जो हमारा होगा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर केस. वी कुड ऑल्सो लुक एट दिस प्रॉब्लम. दिस इज यहाँ पे जो 22nd का, तो इसमें दो प्रॉब्लम्स गिवन है. लेट्स जस्ट अटेम्प्ट फर्स्ट प्रॉब्लम, माइट एज वेल ट्राई सेकेंड. तो पहला का यहाँ पे कुछ ऐसा गिवन है कि y इक्वल्स कॉस क्यूब सेक स्क्वेयर 2t, फाइंड dy ओवर dt and that's x power y equals exponential x minus y. Prove that dy by dx equals log x over 1 plus log x whole square. Let's just attempt the first one. Okay, so I have y equals cos cube sec square 2t, then we need to find dy over dt. तो I think इस everyone knows कि इसमें चेन रूल की एप्लीकेशन होगी. dy by dt मैं कैसे लिख रहा हूँ? Well, let's just write कि dy by dt कुछ ऐसा होगा. It can be written as d over d of cos cube sec square 2t over d of cos sec square 2t times d of cos sec square 2t over d of sec square 2t times d of sec square 2t over d of 2t times d of 2t over dt. राइट, तो पहले ये तो आपका सीधे 2 हो गया. यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करेंगे, सो दैट वुड गो लाइक 3 cos square, so that basically becomes 6 cos square sec square 2t times, अब यहाँ पे cos का बेसिकली आपका हो जाएगा माइनस साइन, सो हियर्स माइनस यहाँ पे लिख दिए माइनस साइन सेक स्क्वेयर 2t टाइम्स में आपका हो गया. अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, सो दैट यू सर्टेनली नीड, इसे हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिया है. यू नीड टू फाइंड दैट व्हाट इज d ओवर d थीटा ऑफ सेक स्क्वेयर थीटा. सो विल नीड टू फाइंड दैट. इसे कैसे फाइंड करें? इट्स लाइक ये आपका होना चाहिए 2 sec थीटा टाइम्स सेक थीटा का डिफरेंशिएशन इज sec थीटा tan थीटा, सो 2 sec स्क्वेयर थीटा tan थीटा. राइट,
तो यहाँ पे अब ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, इस केस में थीटा क्या है, थीटा हमारा 2t है, सो ये अब मल्टीप्लाई हो जाता है बाई अनदर 2 विच बेसिकली गिव्स इट अ 12 राइट हियर, सेक स्क्वायर 2t टाइम्स tan 2t। तो ये इस केस में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, प्रेटी लॉन्ग आई वुड से, बट या दैट्स द करेक्ट आंसर। तो दैट वाज आवर प्रॉब्लम। यहाँ पे दो और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं विच हैव शॉट सम वीडियोस अबाउट, सो आई थिंक इट वुड बी रियली वर्थ सॉल्विंग दोस प्रॉब्लम्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पॉज। ऑलराइट, नाउ वी बैक वंस अगेन 23rd क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये जो हमारे 23rd क्वेश्चन है, दिस इज लाइक फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 10 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियसली सॉल्व किया था उसके थोड़े सिमिलर है। दिस इज लाइक द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 10 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब आपके पास हो गया जो df ओवर dx होगा, दिस हैज टू बी नेगेटिव, राइट। तो ये df ओवर dx है क्या, दिस हैज टू बी इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 12x एंड दिस इज, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी ये नेगेटिव है, सो लेसर देन 0। सो यू आर क्लियरली फाइंडिंग दैट वेल 4x क्यूब is strictly decreasing, yeah, should be lesser than 12x, मतलब आपके पास हो गया कि x स्क्वेयर शुड बी लेसर देन 3 और x शुड बी लेसर देन और मे बी इक्वल टू, सो वी आर क्लियरली सेइंग लेसर देन क्योंकि डिक्रीज करे, इक्वल टू पे कांस्टेंट रहेगा, प्लस और माइनस √3। अब देखो अगर इसे बताया गया है कि ये √3 पॉजिटिव √3 से भी कम होना चाहिए, नेगेटिव √3 से भी कम होना चाहिए, सो वी आर क्लियरली सेइंग कि हम लोग सिर्फ एक कंडीशन को पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये नेगेटिव √3 से कम है तो पॉजिटिव √3 से वैसे ही कम होगा, एंड ये कितना कम हो, इट इज़ ऑलवेज गोइंग ऑन टू डिक्रीज। इसका मतलब ये जो रेंज होगा जिसमें दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग वुड बी फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव √3, राइट। सो वी आर क्लियरली प्लेसिंग ओपन ब्रैकेट्स फॉर द रीजन अगर ये नेगेटिव √3 के इक्वल होगा तब ये फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, सो दैट्स ओपन, दैट्स the whatever kind of brackets you call them, all right, जो भी इन brackets को कहते हैं। Then there's 24th problem, yeah, small brackets I remember now, so sometimes I do forget lots of name, lots of terminology, and I certainly have a trouble with remembering names. Yeah, in this matter I would say कि दो चीज़ें मुझे काफ़ी difficult लगती हैं याद रखना, पहली चीज़ नाम and दूसरी चीज़ लोगों के चेहरे। So that's 24th problem. The volume of a cube is increasing at the rate of 6 cubic centimeter per second. How fast is the surface area of cube increasing when the length of an edge is 8 centimeter? तो यहाँ पे अगर एक क्यूब है जिसका टाइम के हिसाब से अगर हम लोग डेरिवेटिव लें, the derivative with respect to time of the volume, so this is 6 cubic centimeter per second. तो इस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं देखूँ इसे मैं एज वेल लिख सकता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, सो क्यूब का अगर एज लेंथ a है, सो वॉल्यूम क्या होगा, a क्यूब होगा, सो d ओवर dt ऑफ a क्यूब इज वेल बाई चेन रूल 3a स्क्वेयर a ओवर dt जो कि 6 होगा। सो यहाँ से आपको पता है हम लोग अब क्या करेंगे, 3a टाइम्स a ओवर dt क्या होगा, 6 होगा, एंड यहाँ से हम लोग a dA ओवर dt फाइंड कर लेते हैं एज वेल, दिस इज 6, राइट, ये 6 है, सो दिस कैन बी फाउंड एज 2 ओवर a। अब सरफेस एरिया तो क्लियरली एक अगर आप साइड का देखते हो तो उसका जो हमारा एरिया होगा फॉर द एज लेंथ a स्क्वेयर हो जाएगा, बट 6 साइड्स हैं तो हमें टोटल क्या निकालना है, 6 टाइम्स dA ओवर dt निकालना है, where this capital A is the surface area for one of the edges। तो dA over dt आपको पता है क्योंकि A हमारे small a स्क्वेयर होगा, so this should be 2a d of small a over dt। अब यहाँ पे A टाइम्स d over a over dt हमें पता है 2 over a है,
So this straight up becomes 4/a। तो इसमें अगर हम लोगों ने 6 मल्टीप्लाई कर दिया, सो 6d कैपिटल A ओवर dt इज 24/a। तो जब हमारी एज लेंथ 8 सेंटीमीटर है, सो 24/8 सारे सेंटीमीटर्स एंड सेकंड्स में रखे गए। सो पर सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वेयर्ड पर सेकेंड, तो ये हमारा 3 हो गया। सो दैट इज 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर्ड पर सेकेंड की रेट से इसका एरिया इंक्रीज करेगा जब इसकी एज लेंथ 8 सेंटीमीटर होगी। सो दैट इज फॉर इट। उसके आगे आई थिंक इट्स ऑल द सेम काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, मेट्रिसेस and all this kind of things. So I think it will be only good enough to stop the video at this point. We solved some interesting problems. We had fun solving these problems, and that was all for today's video of mine, and thanks to all viewers.